कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहाँ पर हम फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि हमें हायर पेंशन स्कीम में ऑप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स और क्या ड्रॉबैक्स हैं इन केस वी गो विद हायर पेंशन स्कीम। तो आइए चलते हैं, इन्हीं सब का आंसर जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द फर्दर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। जैसे जैसे फ्रेंड्स 4 मई की डेट नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे हम सबकी टेंशन बढ़ती जा रही है। हम सब अभी भी इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि हमें हायर पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इसका आंसर इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हायर पेंशन स्कीम क्या है और ये कैसे काम करती है, ये जानने के लिए आप मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि जो पेंशन का फॉर्मूला है, हायर पेंशन स्कीम में जो फॉर्मूला है और जो इससे पहले ओल्ड स्कीम में चल रहा था फॉर्मूला, वो डिफरेंट है। तो डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो पेंशनेबल सैलरी है वहाँ पर वो लास्ट 12 मंथ्स की मानी जाती है, कंसीडर की जाती है। तो 12 मंथ्स पेंशनेबल सैलरी, लेटेस्ट 12 मंथ्स पेंशनेबल सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय 70। और अभी जो लेटेस्ट हायर पेंशन स्कीम में अगर हम ऑप्ट करेंगे तो हमें एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स की सैलरी, जो लेटेस्ट 5 ईयर्स होंगे फ्रॉम नियर टू रिटायरमेंट डेट, वहाँ से 5 साल की जो लेटेस्ट सैलरी होगी उसका एवरेज मल्टीप्लाई बाय पेंशनेबल ईयर्स ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय 70। यहाँ पर जो मैक्सिमम पेंशनेबल ईयर्स ऑफ सर्विस है वो 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ये ध्यान देने वाली बात है। प्लस इसके अलावा जो पेंशनेबल मंथली लिमिट है, जो पेंशन की लिमिट है फ्रेंड्स, वो 7500 है। जी हाँ, सही सुना आपने, 7500 से ज़्यादा पेंशन नहीं मिल सकती किसी भी कीमत पे। तो ये 2 मेजर ड्रॉबैक्स हैं जो पेंशन स्कीम सिस्टम के हैं। अब चलते हैं, अब समझते हैं कि इसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं जो हमारे लिए एप्लीकेबल होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो पर्सन है हु वॉज इन द जॉब या हु इज़ इन द जॉब, वो अगर पेंशन के लिए एलिजिबल है तो उसको कम से कम उसको पेंशन मिलेगी टिल ही लिव्स, उसको पेंशन मिलेगी टिल ही लिव्स। हाउएवर इन केस अनफॉर्चुनेटली दैट पर्सन डाइज, देन उसके स्पाउस को पेंशन मिलेगी, बट अप टू 50% ऑफ दैट पेंशनेबल अमाउंट। जो पेंशन उनको मिल रही थी उसका 50% ही उनकी स्पाउस को मिलेगा इन केस ऑफ हिज डेथ। हाँ, अगर अनफॉर्चुनेटली उनकी स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो फिर पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी बच्चों को जिनकी उम्र 25 साल या उससे कम है, तो उनको पेंशन मिल सकती है अप टू 2 चिल्ड्रन। जी हाँ, अप टू 2 चिल्ड्रन तक उनको 25% ईच 2 बच्चों को 25% तक पेंशनेबल सैलरी मिलती रहेगी अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं फॉर पेंशनेबल सैलरी अमाउंट। हाँ, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है वाइल एट द टाइम ऑफ इन सर्विस, देन उनके स्पाउस को 100% पेंशन बेनिफिट मिलेगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, कुछ फैक्ट्स ऐसे भी हैं जो आपको पता होने चाहिए, लाइक पीएफ के ऊपर तो आपको पता ही है कि इंटरेस्ट मिल रहा है, बट ईपीएस कंट्रीब्यूशन जो हमारा जाता है और डिपॉजिट होता है, उस पर कोई भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट हमको नहीं देती है। सो दिस इज़ नंबर 1 फैक्ट यू शुड नो। नंबर 2 फैक्ट इज फ्रेंड, मैक्सिमम पेंशनेबल ईयर्स ऑफ सर्विस जो है कैन नॉट बी एक्सीडिंग 35 ईयर्स। नंबर 3 फैक्ट इज फ्रेंड कि मैक्सिमम पेंशनेबल जो अमाउंट है वो 7500 से ऊपर नहीं जा सकता। तो ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए when your amount is being contributed at in EPS।
अब चलते हैं फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अगर आप ऑप्ट करने जा रहे हैं हायर पेंशन ईपीएस के लिए तो क्या होगा। तो सिंपली आपका जो ईपीएस कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और साइमल्टेनियसली आपका जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको आइए समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अगर मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, बेसिक सैलरी यहाँ पर 1 लाख रुपए है, 1 लाख का 12% हो गया 12,000 रुपीज़। 12,000 में से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12,000 एंड साइमल्टेनियसली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 12,000। तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12,000 है उसके दो स्प्लिट हो गए। एक तो 8.33% ऑफ द बेसिक दैट इज कमिंग आउट टू बी नाउ 1 लाख का 8.33% होता है 8,330 रुपये। तो 12,000 में से 8,330 रुपये तो आपके यहाँ पर ईपीएस में चले गए जब आप हायर पेंशन के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, और बाकी बचा 3,670 रुपये वो आपके ईपीएफ अकाउंट में जाएंगे। तो यहाँ पर ये स्कीम इस तरीके से काम करेगी। तो आपका ईपीएस कंट्रीब्यूशन बढ़ना स्टार्ट होगा और ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में गिरावट देखी जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो है ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बैक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपने जहाँ से सर्विस स्टार्ट की थी वहाँ से लेकर के टिल टुडे जितने भी आपने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस दी वहाँ पर कंट्रीब्यूशन अब तक क्या चल रहा था, वो जो लिमिट्स चल रही थी 15,000 जो सितंबर 2014 तक थी, वहाँ से 15,000 आनी शुरू हुई थी। बट सितंबर 2014 से पहले क्या चल रही थी 6,500, उससे पहले 5,000 चल रही थी। तो जो 5,000, 6,500 या फिर 15,000 के हिसाब से अब तक हमारे जो ईपीएस में जुड़ रहा था वो अमाउंट अब बैक कैलकुलेशन में जा करके एक्चुअल उस वक्त जो सैलरी आपकी बेसिक सैलरी थी उसका 8.33% निकाला जाएगा, बैक कैलकुलेशन होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपको उस वक्त ईपीएफ में जो इंटरेस्ट गया था आपका वो फिर क्योंकि अब आपने ऑप्ट कर लिया हायर पेंशन के लिए तो ये आज से तो इफेक्टिव होगा नहीं, ये इफेक्टिव होने वाला है फ्रेंड्स रिट्रोस्पेक्टिव बैक डेटेड से। तो होगा क्या कि जो आपको ईपीएफ पे इंटरेस्ट मिल चुका है वो इंटरेस्ट आपसे वापस ले लेगी सरकार, और वो अमाउंट जो ईपीएफ में पड़ा हुआ है वो अब एक्चुअल कैलकुलेशन के बेस पे आपकी एक्चुअल बेसिक सैलरी के बेस पे ईपीएस कंट्रीब्यूशन में जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर ईपीएस कंट्रीब्यूशन पे तो मैंने आपको बता ही दिया कि कोई इंटरेस्ट मिलता भी नहीं है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगी और आपके जो ईपीएफ अमाउंट है वो कम हो जाएगा और ईपीएस अकाउंट बढ़ जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम आएगी जब आप अप्लाई करेंगे हायर पेंशन के लिए। एंड सेकेंड फैक्ट इज फ्रेंड्स कि हो सकता है कि अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं, आपने ईपीएफ अमाउंट ऑलरेडी आपको लमसम मिल चुका है, बट आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं हायर ईपीएस के लिए। तो कैसे होगा ये, इसके लिए आपको जो आपने पीएफ ऑलरेडी आप ले चुके हैं लमसम मनी एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट, आपको वो धनराशि कुछ वापस करनी पड़ेगी सो दैट कि अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्चुअल सैलरी, एक्चुअल बेसिक सैलरी के बेस पे अगर आप हायर ईपीएस कंट्रीब्यूशन में ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो पीएफ अमाउंट जो आप ऑलरेडी लमसम मनी ले चुके हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वहाँ से कुछ धनराशि वापस जाएगी और फिर आपको ईपीएस जो मंथली फिक्स पेंशन है वो एक्चुअल सैलरी के बेस पे मिलना स्टार्ट होगा। तो ये कैलकुलेशंस के लिए अभी घबराइए मत, पूरी गाइडलाइंस अभी आएंगी, बट मोटा माटी मैंने आपको मोटी साइंस बता दी है कि इस तरीके से काम करने वाला है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि क्या हमें हायर पेंशन स्कीम के लिए ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स मैं आपसे कुछ एनालिसिस शेयर करूंगी जिसके थ्रू आपको ये हेल्प मिल जाएगी डिसीज़न लेने में कि आपको हायर पेंशन के लिए जाना चाहिए या नहीं। बट ये प्योरली आपका डिसीज़न है, ये आपकी चॉइस है, आपको जाना चाहिए या नहीं। मैं तो एज अ फ्रेंड एक गाइडलाइन दे सकती हूँ, एक हेल्प कर सकती हूँ टू हेल्प यू डिसाइडिंग एंड मेक अ वाइज डिसीजन। तो चलिए बात करते हैं कि वाई यू शुड ऑप्ट और नॉट। हर किसी की लाइफ जर्नी अपनी अलग होती है और हर किसी की अपनी अलग लाइफ में प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो मैं आपसे आज 6 ऐसे फैक्टर्स शेयर करूंगी जिसके बेस पे आपको हेल्प हो जाएगा डिसाइड करना कि आप हायर पेंशन के लिए ऑप्ट करें या ना करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहला
पॉइंट ये बनता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको क्या चाहिए। आपको हाई कॉर्पस लमसम अमाउंट एट वन गो चाहिए और पेंशन की ज़्यादा आपको परवाह नहीं है। आपने बोला कि मुझे लमसम अमाउंट दे दो, मैं इसको कहीं भी इन्वेस्ट करूँगा मार्केट में और वहाँ से जो धनराशि आएगी उससे मेरा गुजारा चल जाएगा, मुझे ज़्यादा पेंशन की इतनी ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा मैं तो अपने अलग से ही इन्वेस्टमेंट करके कमा लेता हूँ। तो वो एक प्रायोरिटी हो सकती है। इसके विपरीत अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे लमसम धनराशि नहीं लेनी है और मैं पेंशन के लिए जाना चाहूँगा क्योंकि मुझे फिक्स पेंशन वहाँ से सरकार से मिलती रहेगी। अब इसमें होगा क्या, इसको थोड़ा सा आगे और डीप डाइविंग करके समझते हैं। इसमें होगा ये फ्रेंड्स कि जो धनराशि सरकार के पास पेंशन के रूप में पड़ी है वो आपको लमसम मनी कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसमें आपको ये समझना है कि सरकार आपको एक मंथली फिक्स पेंशन तो देगी बट वो उसमें कभी इंक्रीमेंट नहीं होगा। मैं आपको पूरी बात बता रही हूँ ताकि आप इजीली डिसाइड कर पाएँ कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। इसके विपरीत अगर आप अपने मनी को कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट घटते बढ़ते रहते हैं, मार्केट में रिस्क भी रहता है उस पैसे को लगाने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके ही आप आगे चलिए कि आपको हायर पेंशन में जाना है या नहीं। फ्रेंड्स, सेकेंड मेन पॉइंट है कि एज लॉन्जिविटी। तो इसमें आपको ये देखना है कि आपकी जो एज है, अगर मैक्सिमम आप बेनिफिट लेना चाहते हैं हायर पेंशन का तो आप ये कंसीडर करके चलिए, अगर आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं और ये मान के चल रहे हैं कि 70, 75, 80 ईयर्स तक प्लस तो लाइफ चलेगी आराम से, कोई बीमारी नहीं है या फिर कोई दवा नहीं लेनी पड़ती, या फिर हाँ मैं मैक्सिमम बेनिफिट अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स या उसके बियॉन्ड भी हाँ मेरी लाइफ स्मूथली चल सकती है, तो यस आप ये कंसीडर कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर भगवान ना करे कि कोई बीमारी है या फिर आपको लगता है कि 70 साल तो बहुत होते हैं, इतने तक तो नहीं चल पाएगी जीवन की गाड़ी, तो आप ये कैलकुलेट ज़रूर कर लीजिए उसमें, उस सिचुएशन में कि आपको उस सिचुएशन में कितना लाभ हो सकता है हायर पेंशन के लिए। क्योंकि अगर पर्सन की डेथ हो जाती है इस दौरान तो उनकी स्पाउस को उसका सिर्फ 50% ही मिलेगा, और अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है या स्पाउस नहीं है तो उनके चिल्ड्रन को अप टू 25% ईच, मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन ही मिल पाएगी वो धनराशि। तो अब आपको कैलकुलेट करना है, खुद ही स्वयं इस पे डिसीज़न लेना है कि क्या मुझे हायर पेंशन पे जाना चाहिए या नहीं। थर्ड पॉइंट है, अगर आप हायर पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, पेपर वर्क है, हो सकता है आपको ईपीएफओ डिपार्टमेंट जाना भी पड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट करवाने के लिए या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए। तो आर यू कंफर्टेबल डूइंग दैट काइंड ऑफ अ जॉब विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लाइक ईपीएस सिस्टम, ईपीएफओ ऑफिस एंड ऑल दैट। तो आप डिसाइड कर लीजिए, ये सब आपको काम करने पड़ेंगे इन फ्यूचर ऑल्सो। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, कुछ काफ़ी लोग होते हैं जो जॉब को चेंज करते रहते हैं, हो सकता है हर 1-2 साल में चेंज करें, कई लोगों ने लाइक 5-6 ईयर्स में चेंज किया हो एंड ऑल दैट। तो हम लोग जनरली अपने सर्विसेबल पीरियड में 3 या 4 कंपनीज अमूमन चेंज कर लेते हैं। तो हो सकता है कि दैट टाइम आपने पीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र ना कराया हो, नया पीएफ अकाउंट ले लिया हो, तो हो सकता है वो पीएफ अमाउंट वहीं पड़ा हुआ है बट आपने उसको ट्रांसफ़र नहीं कराया है। तो इन सब सिचुएशंस में क्या होगा, आपकी सर्विसेबल पेंशनेबल सर्विसेबल ईयर्स कैसे निकाले जाएंगे, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि अभी अगर आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो पुराने एम्प्लॉयर्स हैं उनसे मिलना पड़ेगा, वहाँ से अपने पीएफ के रिकॉर्ड्स को ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा, पीएफ अमाउंट ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा, सो दैट आपका जो पेंशनेबल अमाउंट है और पेंशनेबल ईयर्स ऑफ सर्विस है वो सिंस बिगनिंग कैलकुलेट करें ताकि आप उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा ले सकें। तो आपको ये सब पेपर वर्क करना पड़ेगा, अपने पुराने एम्प्लॉयर से मिलना पड़ेगा और पीएफ अमाउंट ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। तो ये एक इशू रहने वाला है। फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, जो हमारा हायर पेंशन सैलरी है उसका फॉर्मूला।
उसमें होता क्या है कि जो नया फार्मूला है उसमें लास्ट 5 ईयर्स, जो हम रिटायर हो रहे हैं उसके लेटेस्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स देखे जाते हैं। और उसमें अगर आपकी सैलरी अच्छी खासी थी, बेसिक सैलरी अच्छी खासी थी, तो उसको कंसीडर कर लिया जाएगा, उसके एवरेज को कंसीडर किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय पेंशनेबल ईयर्स डिवाइड बाय 70। तो यहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, तो होगा क्या, यहाँ पर हमारी सैलरी तो ईयर बाय ईयर अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिल जाता है। बट व्हाट अबाउट प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं जो लोग, उन लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हम लोग अगर शिफ्ट लेते हैं जॉब में या फिर अपना प्रोफाइल चेंज करवाते हैं सो दैट कि हमें कन्वीनियंट रहे, सैलरी ज़्यादा मैटर नहीं करती, तो उस केस में हम लोगों को ड्रॉबैक ये होगा कि जब नियर टू रिटायरमेंट एज होगी तो हो सकता है हमारी सैलरी उस वक्त बेसिक सैलरी कम हो, तो उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अभी फॉर्मूला ये बोल रहा है कि लेटेस्ट 5 ईयर्स ऑफ सर्विस का एवरेज लेकर के पेंशन अमाउंट कैलकुलेट होगा, तो ये बात एक ध्यान देने वाली है। एंड 6 पॉइंट है फ्रेंड्स कि जो हमें पेंशन मिलेगी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसमें कोई किसी प्रकार का इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो होगा क्या कि इन्फ्लेशन आपको पता ही है, एक अगेन एक बिग फैक्टर है। जब भी हम मनी या मनी से रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेते हैं तो हम इन्फ्लेशन फैक्टर को ज़रूर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जो पेंशन फिक्स्ड मिलेगी वो फिक्स्ड ही मिलेगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इन्फ्लेशन फैक्टर। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा जो बिग लमसम कॉर्पस है वो मुझे नहीं मिलेगा, पेंशन है वो भी फिक्स्ड आएगी। यहाँ पर इन्फ्लेशन फैक्टर कुछ भी हो, मुझे पेंशन अगर सपोज मेरी 7,000 रुपये पेंशन मंथली फिक्स हुई है तो 7,000 ही मिलने वाली है टिल आई डाई। तो यहाँ पर ये आपको देखना और समझना पड़ेगा ये फैक्टर। इसके विपरीत अगर मैं हायर पेंशन स्कीम ऑप्ट नहीं करना चाहूँगी तो मुझे लमसम मनी मिलेगी, वो लमसम मनी को मैं मार्केट में कहीं भी इन्वेस्ट करके, वो कॉर्पस तो मेरा सेफ है ही है, उस इन्वेस्टमेंट पे मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये डिसीज़न अब आपका है कि आपको क्या ऑप्ट करना है और क्या नहीं। ये 6 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपके डिसीज़न में हेल्प करेंगे कि आपको हायर पेंशन के लिए जाना चाहिए या नहीं। होप फ्रेंड्स you find this video useful for you. If so, please like, share and comment on my video and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.